नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत का आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का, ये संख्या, ये आकार इतना बड़ा था कि इसे विस्तार से बताने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 5 दिन लग गए। यानी कुल जमा 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब लोगों ने ढूंढा कि वो पैकेज जो मोटी हेडलाइन बनकर आया था वो फुटनोट्स में क्यों नजर आ रहा है, वो पहले पैराग्राफ में क्या नजर आ रहा है, बीच के पैराग्राफ में क्या नजर आ रहा है, तो कहानी कुछ और नजर आने लगी। जिन औद्योगिक संगठनों ने, जैसे एसोचैम है, सीआईआई है, फिक्की है, वगैरह वगैरह है, इन सब ने पहले ही दिन जब कहा गया कि विस्तार से बताया जाएगा, उसके पहले ही जिस तरह से भूरी भूरी प्रशंसा की इस पैकेज की, उसकी हरी हरी खूबियों में उनका मिजाज जो है वो हरा हरा अब है या नहीं हमें नहीं मालूम। मुझे यह भी नहीं पता कि वो व्हाट्सएप में क्या वही बातें कर रहे हैं जो अपनी प्रेस रिलीज में उनको कहनी पड़ रही है। पर आप छोड़ दीजिए उनकी इस हालत पे। क्या यह सही है आलोचना कि इस पैकेज में ज्यादातर जो राशि है वो लोन के रूप में दी गई है, कैश के रूप में नहीं दी गई है, आर्थिक मदद के रूप में नहीं दी गई है? पहले क्रोनोलॉजी समझिए। केरल ने 20,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च हुई। 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। हिसाब देखा गया तो पता चला कि बजट में कईयों के ऐलान हो चुके हैं। पैकेज के नाम पर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा। हिसाब लगाया गया कि करीब 90,000 करोड़ या तो बजट के हिस्से में था या फिर किसी फंड का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए 17,380 करोड़ का प्रावधान बजट में ही हो चुका था। निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए 31,000 करोड़ का फंड बहुत पहले से बनता चला आ रहा था, उसी से पैसे दिए गए। बेशक मजदूरों के खाते में, महिलाओं के जनधन खाते में, सामाजिक सुरक्षा के पेंशन खातों में पैसे गए, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कई पेशेवर लोग, नाई, धोबी, रिक्शा वाला से लेकर तमाम तरह के मजदूरों को कुछ भी नहीं मिला। निर्माण क्षेत्र के जिन मजदूरों का पंजीकरण नहीं था उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए आप देखेंगे कि जरूरतमंदों यानी गरीबों के एक बड़े हिस्से में उनके खाते में पैसा गया, लेकिन यह योजना सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नहीं थी। इस पैकेज की आलोचना में मुख्य बात यह कही जा रही है कि 20 लाख करोड़ का ज्यादातर हिस्सा लोन के रूप में है, और खासकर उस तरह के लोन के रूप में जिसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पैकेज के ऐलान से बहुत पहले कई चरणों में कर दी थी। 27 मार्च को 3,74,000 करोड़ यानी जीडीपी का 1.8% राशि उपलब्ध करा दी गई। 17 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ का एक और लिक्विडिटी फंड दिया। 27 अप्रैल को म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ का फंड दिया गया। तो आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के ऐलान से पहले आपने देखा कि कई चरणों में कई प्रकार के पैकेज का ऐलान हो चुका था। स्वास्थ्य के लिए भी इसमें 15,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा शामिल है। इस तरह से कुछ और भी घोषणाएं हैं, हमने सारी बातें यहां नहीं रखी हैं। तो इन सब को मिलाकर एक बड़ा आकार दिया गया ताकि हेडलाइन अमर हो जाए कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। पर क्या यह पैकेज जिस तरह से दावा किया गया भारत की जीडीपी का 10% था? अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार के खाते से जो पैसा निकला है वो भारत की जीडीपी का 10% नहीं है। 13 मई को वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए 5,94,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इसे जीडीपी का 2.97% बताया गया। 3 लाख करोड़ का लोन बगैर किसी गारंटी के देने का प्रावधान किया गया। ईपीएफ सपोर्ट के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया। कंपनियों के लिए भविष्य निधि का हिस्सा कम कर दिया गया, इससे 6,750 करोड़ का सहारा मिला। बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ के लोन का प्रावधान किया गया। इसके बाद 14 मई को वित्त मंत्री की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें 3,10,000 करोड़ की राशि का हिसाब दिया गया, और इसमें बताया गया कि 2 महीने के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, वैसे प्रवासी मजदूर जिनके पास केंद्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड नहीं है या राज्यों का राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ उन्हें 2 महीने के लिए
5 किलो अनाज और 1 किलो चना फ्री में दिया जाएगा और इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुद्रा लोन जो समय पर चुकाएंगे उनके ब्याज में 2% की राहत दी जाएगी और इसका हिसाब 1,500 करोड़ निकाला गया। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 के लोन का प्रावधान किया गया। इस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 6 से 18 लाख सालाना कमाने वाले परिवारों के लिए ऋण आधारित सब्सिडी दी गई। 70,000 करोड़ हाउसिंग इंडस्ट्री में निवेश के अनुमान बताए गए। किसानों को भी मिला है मगर लोन मिला है। नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ का इमरजेंसी फंड बना है। 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम दर पर ऋण दिया जाएगा। 2 लाख करोड़ का लोन होगा। ये केंद्र सरकार को इस फंड के लिए मात्र 5,000 करोड़ रुपए का ही भार वहन करना होगा, ऐसा कई जानकारों ने लिखा है। जो भी वित्त मंत्री जी ने एक दिन 11 मेजर्स और उससे पहले 2 मेजर्स अनाउंस किए थे एग्रीकल्चर के लिए, उसमें एक जो प्रावधान किया गया है वो किसानों के लिए 2.5 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि जो है वो है। और वो बेसिकली ये मतलब है कि आज तक जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं तो और जो प्रधानमंत्री के जो पीएम किसान स्कीम है जिसके तहत हम कहते हैं कि 6,000 रुपये साल में किसानों को मिलता है, उसमें और इस किसान क्रेडिट कार्ड के नंबर्स में डिफरेंस था। तो सरकार ने ये कहा है कि भाई जो 2.5 करोड़ जो किसान हैं जिनको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है उसको सरकार ये कार्ड उपलब्ध कराएगी और उसके लिए उन्होंने जो आपको एलोकेट किया है कि इतने करोड़ 2 लाख करोड़ से किसानों को लोन मिलेगा। तो ये तो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है कि हम जानते हैं कि बजट में का प्रावधान था और बजट में ये कहा गया था कि ये हम ओवर द पीरियड इसको अचीव करेंगे। अब 15 मई को वित्त मंत्री खेती से जुड़ी योजनाओं का ऐलान करती हैं। बताती हैं कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया जाता है, प्रावधान किया जाता है, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो लोन की शक्ल में है। जो मछली पालन उद्योग है उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुपालन उद्योग के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15,000 करोड़ हैं। औषधि खेती के प्रोत्साहन के लिए 4,000 करोड़ हैं। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ हैं। और जो अनिवार्य वस्तु अधिनियम है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसको समाप्त करने की, उसमें संशोधन करने की बात कही गई और कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को आजाद कर दिया गया, सरकारी नियंत्रण से करने का दावा किया गया। क्या ये सही है? देवेंद्र शर्मा बता रहे हैं। 3 मेजर्स सरकार ने अनाउंस किए हैं जिसमें एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड करना है, दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को अमेंड करना है जिसके तहत किसान जो है कहीं भी जाके बेच सकता है अपना प्रोड्यूस, और तीसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना है और उसको लिंक करना है फ्यूचर्स जो कमोडिटी ट्रेडिंग है उसके साथ। ये तीनों के बड़ी एक्साइटमेंट है देश में कि इससे बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। मेरा मानना है कि इसमें ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि ये कोई नई चीज नहीं है जो पहली बार लाई गई है। 2006 में मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि 2006 में बिहार ने एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया था और आर्गुमेंट ये थी कि अगर एपीएमसी एक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, प्राइवेट मंडियां बनेंगी, किसानों को प्राइस डिस्कवरी होगी, यानी अच्छा प्राइस मिलेगा। लेकिन आज 14 साल हो गए और देख रहे हैं हम कि हर साल वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं बिहार के, वो पंजाब और हरियाणा में लाकर गेहूं और धान को बेचते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है और वो किसानों को ज्यादा होता है वहाँ के बिहार के मुकाबले। तो बिहार में अगर 1500-1600 रुपए पे धान बिक रहा है या गेहूं बिक रहा है, यहाँ पर अगर आज जैसे 19 रुपए का पर क्विंटल जो प्राइस है वो यहाँ पर मिलता है। तो इसका मतलब है कि 14 साल में वो रिफॉर्म्स नहीं हुए जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, जो हम कह रहे थे कि वो बहुत बदलाव लेके आएगा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की अगर हम बात समझें तो हमें जानना है अभी जो उसकी जो लिमिट है, स्टॉक लिमिट है ट्रेडर्स की, वो हमने खत्म कर दी है या करने जाएंगे। उसके तहत ये है कि जब तक कोई एक्सेप्शनल कारण ना हो, जैसे कि कोई ड्राउट हो जाए या अकाल पड़ जाए,
तब तक सरकार उसको दोबारा उसको वापस नहीं लेगी। लेकिन उसमें एक कंडीशन एक और भी है कि जब अगर प्राइसेस पेरिशेबल कमोडिटीज में, जैसे कि आलू हो, टमाटर हो, इसमें अगर 100% से बढ़ते हैं तब भी उसको एक्ट को वापस ले लिया जाएगा जो अमेंड किया है। और दूसरा है कि जब अगर स्टेपल फूड्स में, गेहूं और धान में अगर 50% बढ़ते हैं तब भी वो एक्ट जो है विड्रॉ कर लिया जाएगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने 16 मई और 17 मई को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी योजनाओं के बारे में बताया। हमने एक एक योजनाओं का हिसाब यहां नहीं गिनाया है। सरकार ने मनरेगा में 40,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया है और इसी तरह से कई अन्य योजनाओं को जोड़ते जोड़ते सरकार ने बताया कि उसका पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। और इस तरह 17 मई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आत्मनिर्भर भारत के इस पैकेज की आत्मकथा समाप्त होती है। पर मिडिल क्लास या नौकरी क्लास इस इंतजार में था कि सरकार उसके लिए सैलरी के हिस्से का भी प्रावधान करेगी, उसकी नौकरियां बचाने की कोशिश करेगी, ईएमआई की बात करेगी। लेकिन अगर की गई होती तो नोएडा के इस फैक्ट्री के सामने मजदूरों को वापस आकर जमा होकर यहां पर प्रदर्शन करना नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मीडिया में सामने नहीं आ पाए, लेकिन कंपनी के मालिक अपने मजदूरों को 3-3 महीने का वेतन नहीं दे पाए। कुछ के पास कारण वाजिब भी हैं कि उनका व्यापार चौपट हो गया है, कुछ के कारणों की जानकारी हमें नहीं है। अगर सरकार बाहर के देशों की तरह इन कंपनियों को आर्थिक मदद देती और कहती कि जो उनके रोल पर कर्मचारी हैं उनके वेतन का 60% या 80% हिस्सा सरकार देगी कुछ महीनों के लिए, जैसा कि अन्य देशों में दिया गया है, तो शायद नोएडा की इस फैक्ट्री के सामने जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी स्थिति आपको देखने के लिए नहीं मिलती। अभी ये मजदूरों की हालत है। कहीं धीरे धीरे मिडिल क्लास जो इस वक्त थाली बजाने में व्यस्त है, कहीं वो दूसरी तरीके से थाली ना बजाने लगे कि उसकी थाली खाली हो चुकी है, अब उसमें कुछ अनाज या अन्न रखने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक पैकेज की आलोचना की है। कहा है कि 20 लाख करोड़ का दावा किया गया था, लेकिन ये 1,80,000 करोड़ से अधिक हिसाब इसका नहीं बैठता है। 10% जीडीपी का बताया गया था, मगर हिसाब लगाने पे कांग्रेस के अनुसार ये 0.91% ही है, यानी जीडीपी का 1% से भी कम का ये पैकेज है। 3-4 महीनों से क्या ऐसे ही हाल खराब हो जाएगा। चिदम्बरम जी ने इसका जो फिगर लगाया है वो 1% से कम है। जीडीपी का जो अतिरिक्त खर्चा हो रहा है वो मात्र 0.91% है, वो 1% से भी कम है जीडीपी का। और कहीं ना कहीं सरकार ने बुरी तरह से अनदेखी करी है लोगों की दर्द की, लोगों के दुख की। इसमें 13 करोड़ वो परिवार हैं जो सबसे निचले तबके के हैं, वो बाहर हैं। इसमें गरीबों के लिए, इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, भूमिहर कृषि मजदूरों के लिए, दिहाड़ी मजदूर काम करने वालों के लिए, जिन लोगों ने अपनी नौकरी खोई है, 14 करोड़ से अनुमानित ज्यादा है जिनकी नौकरी गई है, जिनकी छटनी हुई है, वो लोग, असंगठित क्षेत्र के जो अनरजिस्टर्ड व्यवसाय हैं वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, स्वरोजगार, 7 करोड़ दुकानदार, और वो मध्यम वर्ग जिसका पैसा समाप्त हो चुका है और वो ऋण लेने को मजबूर है। और करीब करीब 6 करोड़ एमएसएमईज भी इसमें दरकिनार करे गए हैं। तो कहीं पर सरकार ने उनके दर्द, उनकी वेदना की ऐसी अनदेखी करी और उससे मुंह फेर लिया है। हमें इस पैकेज से अतिशय निराशा है और हम आग्रह करते हैं और आशा करते हैं कि फिर से समीक्षा होकर एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो वाकई में अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर सके वो अनाउंस किया जाएगा, लोन मेलों से बचा जाएगा और इस तरह के जो फिगर्स इधर उधर से लाके डाल दिए गए हैं इससे वित्त मंत्री बचेंगी और वाकई में देश की दिल से मदद करने का हम लोग आग्रह करते हैं। तो क्या भारत ने आर्थिक पैकेज के जरिए जो रास्ता चुना है क्या वो ठीक है? तारीफ करने वालों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी बड़ी औद्योगिक संस्थाओं ने इस पैकेज की भूरी भूरी इतनी प्रशंसा की है कि अब वो हरी हरी लहलहा रही हैं।
इसलिए हम बात करना चाहते हैं अनिंद्यो चक्रवर्ती से, जो इस पैकेज के बारे में शुरू से ही लगातार बता रहे थे कि इसमें लोन का हिस्सा ज्यादा है। पहले ही दिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद अनिंद्यो ने तुरंत 10 मिनट के भीतर बताया था कि बड़ा हिस्सा जो है 80% से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा वो लोन का है और पहले की गई घोषणाओं का लगता है। नया क्या है वो हम देखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अनिंद्यो चक्रवर्ती, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, आर्थिक मसलों पर तमाम अखबारों में लिखते रहते हैं। अनिंद्यो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दुनिया में कई देशों ने कोविड-19 के रिस्पांस में, प्रतिक्रिया में आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उनसे तुलना करें तो भारत का पैकेज किस तरह से अलग है, और आप इस पैकेज को, भारत के पैकेज को लोन मेला क्यों कहते हैं? मैं लोन मेला इसलिए कह रहा हूं रवीश, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था और कहा था कि 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज दिया जाएगा, उसी दिन मैंने कहा था आपको कि आरबीआई ने 8 लाख करोड़ दे दिया है। और उस वक्त जो बात चल रहा था कि कुछ एसएमई के लिए भी पैकेज आएगा, और वो पैकेज आया है। तो मैंने सोचा था कि शायद 2-2.5% जीडीपी का 2-2.5%, जो कि 4 से 5 लाख करोड़ के आसपास सरकार का खर्चा होगा, जो जिसको हम फिस्कल खर्चा कहते हैं, मतलब बजट से पैसा डाला जाएगा। लेकिन मैं गलत था, ये खर्चा नहीं हो रहा है। आप अगर पहला भी जो पैकेज था उसमें भी लगभग 1,70,000 का, शायद 70,000 करोड़ के आसपास का पैकेज पहले दिया था सरकार ने, उसमें भी 1 लाख से कम नया खर्चा था। मतलब शायद 60,000 के आसपास नया खर्चा होगा, क्योंकि हम जानते हैं बहुत कुछ जो खर्चा था वो पहले कर दिया गया था, जो बाद में होने वाला था वो पहले कर दिया गया था। अभी जितना भी है ये सारा का सारा, ज्यादातर सरकार कह रही है कि बैंक लोन दे। सीधी बात है, बैंकों को कहा जा रहा है कि आप लोन दीजिए, और अगर आपका लोन फेल हो गया, अगर वो लोन का पैसा वापस नहीं आएगा, तो अगले साल से जितना पैसा वापस नहीं आएगा उसको हम गारंटी दे रहे हैं। इसका एक 3 लाख करोड़ के आसपास जो छोटे, लघु और मझौले व्यापारी और कंपनी है उनके लिए दिया जा रहा है। बाकी एक गारंटी दिया गया है 10,000 करोड़ का, एक 4,000 करोड़ का गारंटी दिया गया है, और 2,500 करोड़ पीएफ के तरफ से दिया जाएगा। तो सब कुछ आप अगर मिला ले तो मुझे लगता है कि 1-1.5% से ज्यादा जीडीपी का खर्चा नहीं हो रहा है। बाकी देशों में ऐसा नहीं है। कुछ देशों में यही कुछ देशों में भी यही गेम चला है, ये बात नहीं है। लेकिन बहुत जगहों पे सीधा कैश लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। जैसे हम यूएस में जानते हैं, सीधा कैश लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। बहुत जगहों पे लोन दिया जा रहा है, बहुत जगहों पे सैलरी गारंटी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कंपनियों को कि अगर आप छटाई नहीं करेंगे तो सरकार एक पार्ट का सैलरी देगी। ये सारा जो है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, डायरेक्ट खर्चा है सरकार का, जो सरकारें कर रही है। हमारे यहाँ पे सरकार खर्चा नहीं कर रही है, बैंकों को कह रही है आप कीजिए, आरबीआई को कह रही है कि आप पैसा और दीजिए बैंकों को। और अगर ये फेल हो गया, फेल का मतलब है कि अगले बार से, जिसको हम एनपीए कहते हैं, खराब लोन, तो अगले साल से अगर लोग पैसे वापस नहीं करेंगे तब सरकार भरपाई करेगी। पर आपको लगता है कि इस वक्त लोन लेने की जरूरत है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एमएसएमई हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उन्हें इस वक्त लोन का पैसा चाहिए। और ये जो सरकार, अगर हम लोन के नजर से भी देखें तो क्या सरकार उनकी लिक्विडिटी की समस्या का समाधान कर रही है? देखिए, लिक्विडिटी की समस्या थी, ये जरूर सही बात है, क्योंकि आप अगर देखें कि ज्यादातर जो गाड़ियां या बाइक वगैरह खरीदे जाते हैं लोगों के द्वारा, वो फाइनेंस कंपनी देते हैं, सीधा बैंक से आप लोन नहीं लेते हैं। बहुत सारे, जिसको एनबीएफसी कहा जाता है, ये लोग देते हैं। अब ये डिपॉजिट नहीं ले सकते, तो ये लोन कैसे देंगे? ये कहीं और से पैसा उठाकर आपको लोन देते हैं, कार लोन हो, हाउसिंग लोन हो, ज्यादातर बैंकों से लेते हैं। जब ये IL&FS, आपने शायद शो भी किया था, एक बार क्रैश हो गया था, कोलैप्स हो गया था, एक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग वाला कंपनी था, वो कोलैप्स हो गया। तो तब से बैंक डरते हैं पैसा देने में, क्योंकि उनको लगता है कि हमने अगर पैसा दिया और ये जो फाइनेंस कंपनी ये वापस नहीं कर पाएंगे, तो फिर से हमारा जो खराब लोन है और भी बढ़ जाएगा। ये जितना घट गया है, जितना ये बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हट गए हैं, उतना मुश्किल हो गया है गाड़ियां खरीदना, गाड़ी के लिए लोन लेना या बाइक के लिए लोन लेना। तो ये तो जरूर है, लिक्विडिटी एक प्रॉब्लम था, लेकिन अगर लोग चीजें बेच नहीं पाएंगे तो लोन क्यों लेंगे?
लोन तो तभी लिया जाता है ना जब आदमी सोचता है कि आगे और भी बेचूंगा। जैसे आप देख लीजिए कि रवीश, आपने शायद एक टाइम पे मुझे लगता है कि कोई हाउसिंग लोन लिया था, शायद अब आप पछता रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने कभी नहीं लिया। इसी डर, आपने मना किया था कि कभी लोन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यही डर लगता है कि कभी अगर नहीं दे पाए, है ना, एक ये पार्ट है। ईएमआई आप तभी लेते हैं जब आपको लगता है कि आगे के दिनों में आप और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप ईएमआई दे पाएंगे। अगर आप आज आपकी सैलरी 50,000 है, उसमें से आपको 25,000 ईएमआई देनी पड़ रही है, आप सोचते हैं कि अगले साल 60 हो जाएगा, उसके अगले साल 70 हो जाएगा, लेकिन ये ईएमआई तो वही 25 के 25 रहेगा, तो मैं दे पाऊं। लेकिन अगर अब आपको लगे कि ऐसी अवस्था है, हमारे आर्थिक अवस्था ऐसी है, भारत की इकोनॉमी ऐसी है कि आप नहीं दे पाएंगे, आपकी नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी रहे भी तो पे कट हो सकता है, तो आप सोचिए कि आप ईएमआई लेंगे क्या? तो आप उसी तरह के लोन लेंगे जैसे कोई मजदूर लोन लेता है, जब महीने के एंड तक उसका पैसा खत्म हो जाता है, तब वो आके कहता है कि 2,000 रुपए लोन ले लीजिए, मैं वापस कर दूंगा, है ना। तो वो डिस्ट्रेस लोन है। क्या सरकार यही चाहती है कि लोग डिस्ट्रेस लोन ले, या उनके हाथ में पैसे होने चाहिए ताकि वो खर्चा कर पाए? तो आपकी राय में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए था सरकार को? देखिए, मेरी राय में और बहुतों के राय में यही था कि सरकार को खर्चा बढ़ाना चाहिए था, जिसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है, फिस्कल डेफिसिट, जो कि दुनिया के सारे बाकी देश बढ़ा रहे हैं, वो करना चाहिए था। लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहिए था, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए थे। अगर सरकार खुद नहीं बनाना चाहती चीजें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर को मत दीजिए, प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उनको कहिए कि देखिए आप सीमेंट वगैरह जो लेंगे उसमें हम एक सब्सिडी देंगे, सीमेंट बिकेगा, कोयला बिकेगा, स्टील बिकेगा, प्राइवेट सेक्टर रोड बनाएगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये, और साथ में इंसेंटिवाइज भी आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आप 10% ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे तो आपका टैक्स 5% कम हो जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से बहुत कुछ कर सकते थे ताकि लोगों के हाथ में पैसे आए, नौकरियां बढ़े, इन्वेस्टमेंट हो, ताकि फिर से जो इकोनॉमी का साइकिल है वो आगे बढ़े। लेकिन इससे वोट नहीं मिलता है रवीश, इसलिए सरकार भी सोचती है कि ये करके होगा क्या, अगर वोट नहीं मिलेगा तो हम क्यों करें, है ना। तो अगर हम देखें कि सरकार कर क्या रही है, सरकार सीधा जो सबसे गरीब है उनके हाथों में कुछ पैसे दे रही है, और जहां पे पैसे नहीं दे पा रही है, आपने भी शायद ये आपको भी बहुत लोगों ने कहा होगा कि मजदूर जो गए हैं, बहुत लोग मजदूर गांव वापस इसलिए जा रहे हैं कि गांव में राशन कार्ड है, यहाँ पे है नहीं। तो अगर पैसा नहीं होगा तो अगर 100 लोगों को राशन मिलना है, उनमें से 50 को भी मिल जाए, वो भी बहुत है ना। तो आप देखिए, सरकार एक तरफ सबसे जो गरीब है उनको ये दे रही है, लेकिन एक चीज देखिए, जो लोन दिया जा रहा है, आप किसी भी नए बिजनेस वाले को पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, आपको कोई ना कोई कनेक्शन की जरूरत होती है, पहुंच की जरूरत होती है, नहीं तो आप नहीं कर पाते। बड़े बड़े जो कंपनियां होती है, जितना भी आर्थिक नीतियां हमारे होते हैं, जितने भी आर्थिक नीतियां, आज की बात नहीं है, ये पिछले पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है, आर्थिक नीतियां उनके लिए बनती है, और फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट देते, सब कॉन्ट्रैक्ट देते। कोई नेता फोन करता है, कहता है कि सर देखिए, मेरा एक जान पहचान का कंपनी है, आप जो ये काम कर रहे हैं ना, इसमें आपको सरिया की जरूरत होगी। ये जो सरिया बनाते ना, बहुत बढ़िया सरिया बनाते, देखिए आपको तो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप 2 करोड़ का सरिया का कॉन्ट्रैक्ट इसको दे दीजिए। तो ये जो पूरा चेन होता है, इसी चेन से हमारे देश में बिजनेस चलता है। सीधी बात है, पब्लिक पॉलिसी इस बड़े कंपनियों के लिए, फिर बड़ी कंपनियां नेताओं को खुश करते, अब वो जाते लोन लेने। अब लोन मिलना चाहिए या नहीं, हम जानते हैं कि यूपीए के टाइम में ये बहुत मशहूर था कि फोन आ जाता था नेता का मैनेजर को या किसी को, और कहा जाता था कि इनको लोन दे दीजिए, ये बहुत अच्छे हैं, और ये लोग भाग गए, बहुत लोग भाग गए, आज भी भाग रहे हैं, ये नई बात नहीं है, यूपीए के टाइम पे भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, लोग भाग रहे हैं लोन लेके, क्योंकि वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, उसके बाद अगर लोन लेकर एक मैंने पहले भी इस पे लिखा भी है, मैं आपको रवीश एक आइडिया देता हूं। ये श्रीनिवासन जैन ने मुझे कहा था, एक बड़ी कंपनी की बात थी, उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो 80-20 डेट इक्विटी होता है, डेट इक्विटी मतलब है आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, 20 करोड़ आपको खुद लगाना है, 80 करोड़ बैंक लोन देती है।
तो उन्होंने कहा था ये नहीं होना चाहिए, 90-20 होना, 10 होना चाहिए, हम 10 करोड़ लगाएंगे, उनको 90 देना चाहिए। क्यों वो 10 करोड़ लगाना चाहते हैं? क्योंकि प्रोजेक्ट 90 करोड़ का है रवीश। वो तो इनवॉइसिंग ऐसे करते हैं, कॉस्ट को ऐसे पेपर में दिखाते हैं कि हमारा कॉस्ट 100 करोड़ का है। अब 100 करोड़ में अगर 90% आपको बैंक का लोन मिल जाए तो वो 90 करोड़ हुआ। आपका कितना पैसा लगा? 1 पैसा भी नहीं लगा, है ना। अब वो प्रोजेक्ट डूब भी जाए, 90 करोड़ का लोन आपको मिल गया, आपने दूसरे कंपनी में आधा ट्रांसफर कर दिया, कहीं पे बड़ी गाड़ी खरीद ली, गल्फ और अमेरिका और इंग्लैंड में बड़े बड़े आलीशान बंगले खरीद लिए, आपका तो एक भी पैसा नहीं लगा। आपकी कंपनी बैंक ले ले तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? यही बात पर फिर भी इसी सिस्टम में बहुत लोगों के पास जो अभी जो कोविड-19 के बाद का जो सिस्टम है, हालात है, सिस्टम नहीं, उसमें बहुत सारे मिडिल क्लास की नौकरी चली गई है। वो कह नहीं पा रहे हैं आपसे, वो अलग बात है, मगर ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, किसी की नौकरी चली गई है। इसके लिए इस पैकेज में कुछ भी नहीं है। एक है, क्योंकि ये सवाल शायद निर्मला सीतारमण जी ने किसी ने किया था और उन्होंने सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था ठीक है, तो मुझे लगता है वो ठीक है पैकेज में। बस वो ठीक है पैकेज। हाँ, उन्होंने कहा था ठीक है। तो मगर आपके हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है। पता नहीं पूरा ये चल रहा था, मुझे पता नहीं कितना है। मुझे लगता है कि इसके लिए बाद में क्या पैकेज किसमें आएगा, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, क्या फायदा है रवीश कोई भी पैकेज देके। हमारे देश में लोग रोकर अगर 5वें साल में कुछ इंटरेस्ट उनको मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं खुश रहते हैं। तो यही बात है ना, आप बार बार कहते हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम में खुश रहिए, नौकरी जा रही तो क्या फर्क पड़ रहा है? बहुतों को शायद फर्क भी नहीं पड़ रहा है, नौकरी जा रही है, काम नहीं है। छोटे मोटे बिजनेस ऐसे हैं जिनको आप देखिए सिर्फ मशीन का कॉस्ट होता है, आप फैक्ट्री चलाते उसका कॉस्ट होता है। ऐसे मैंने कहीं पे देखा है कि माल खराब हो गया क्योंकि एसी नहीं चल रहा था, 2 महीने से एसी नहीं चल रहा है, तो माल पे उनका जिसको कहते फपूत या क्या कहते वो लग गया। अब क्या होगा? अब ये डूब गए। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं जो डूब गए इस वक्त, लेकिन वो बोलने से डरते हैं क्योंकि उनको आत्मनिर्भर होना है इस वक्त। तो आत्मनिर्भर वो बन रहे रवीश, तो इसी से उनको खुश रहना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि वो बोलना सीखें, जो वो भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो लेकिन जिस तरह से एसोचैम हो, फिक्की हो और सीआईआई हो या फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेडर्स हो, इन लोगों ने पैकेज की, जब प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की थी, डिटेल से पहले ही इतनी ज्यादा तारीफ कर दी थी कि मुझे लगता है कि अब भी सरकार आधी रकम जो कि नहीं है वो भी वापस ले ले तो भी ये लोग तारीफ ही करते नजर आएंगे। ये तो तारीफ करना इनका काम है, क्योंकि आप देखिए एक नोटिस आ जाए आपको इनकम टैक्स का तो आपको बहुत झमेले में पड़ सकते हैं, है ना। 2 लीगल नोटिस आ जाए, आपका इंस्पेक्टर आ जाए कहे कि देखिए आपके यहाँ पे जो फैन चलता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आप 2 दिन के लिए फैक्ट्री बंद कीजिए। तो जो कारोबार करते हैं उनको चुप रहना ही पड़ता है। सवाल ये है कि वो खुद चुप रहते हैं, लेकिन ऐसे क्यों करते हैं कि जो बात करते हैं उनको भी चुप करवाना चाहते हैं? ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि कोई भी कारोबारी इस वक्त राष्ट्र द्रोही या देशद्रोही नहीं बनना चाहता। अगर आप सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही बनते हैं, और हम लोग तो देशद्रोही बनते ही हैं, सवाल करते हैं, लेकिन करते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो कारोबारी है वो देशद्रोही बनेगा तो बेचेगा क्या, खाएगा क्या? इसमें बहुत सारे, क्योंकि आज सवाल और देशद्रोह दोनों एक हो गया है। राष्ट्र जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या इतनी क्षमता है कि जिस तरह से अमेरिका ने लोगों को $1200 दे दिए, या ब्रिटेन में बहुत सारे 15% जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे उनकी सैलरी का 80% दे दिया, क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती थी कि बहुत सारे पत्रकारों को भी नौकरी चली गई है तो उनके ऐसे भी जो कहते हैं कि उनकी सैलरी का 60%, 80%, या होटल इंडस्ट्री हो या फिर एक तरह से टूरिस्ट गाइड हो, उनके पास देखिए कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या प्रोफेशनल लोग हों, जो लोग फ्रीलांस करते हैं, क्या इन लोगों को सरकार अलग से नहीं दे सकती? बिल्कुल क्या उसके पास पैसे नहीं है? बिल्कुल दे सकती थी।
क्योंकि ये नंबर बहुत ही कम है, नंबर बहुत कम है, लगता मतलब परसेंटेज के तौर पे ये नंबर बहुत कम है। इनको थोड़ा सा सपोर्ट देने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, और अगर करना भी पड़ता तो करना चाहिए था, लोन लेके करना चाहिए था, सरकार को फिस्कल डेफिसिट बढ़ाकर करना चाहिए था। मुझे लगता है 1.5-2 साल पहले आप ही के शो पे मैंने कहा था कि जब हम मंदी की बात कर रहे थे कि सरकार को कहना चाहिए आरबीआई को कि आप नोट छापिए, हमें दीजिए, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहुत हंसी मजाक हुआ था उस पर, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो बिल्कुल अनपढ़ और इलिटरेट है, उनको कुछ पता नहीं है, उन्होंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की है, उनको पता नहीं है कि इकोनॉमिक्स में ये एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि जब मांग कम हो जाए लेकिन आपके पास चीजें बनाने की कैपेसिटी हो, क्षमता हो, तो लोगों के हाथ में पैसे पहुंचाने से चीजों के दाम बढ़ते नहीं है, घटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिंद्यो इस पैकेज पे जानकारी देने के लिए। मजदूरों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं, दुर्घटनाएं उसी तरह से घटती चली जा रही हैं और उनकी जिंदगी खत्म होती जा रही हैं। नेता या जानकार इस हिसाब किताब में अभी भी लगे हुए हैं कि इनमें से कौन किसको कितना वोट देगा, और जिसको वोट देगा वो सुनिश्चित रह सकता है, उसके बाद उनकी फिक्रें समाप्त हो जाती हैं। मगर हमारे संवाददाता, चाहे रवीश रंजन हों, चाहे वो सोहित हों या शरद हों या मुकेश हों या अनुराग हों या अभिषेक हों, लगातार सड़कों पर हैं और मजदूरों की हालत का दस्तावेज आपके लिए तैयार कर रहे हैं। सरकार चाहे जो भी दावा करे, लेकिन अभी भी लग रहा है कि घर तक पहुंचाने की प्रक्रियाओं को व्यवस्था के नाम पर इतना जटिल बना दिया गया है कि एक और प्रकार की अव्यवस्थाएं उसके भीतर से पनपने लगी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद का रामलीला मैदान, चिलचिलाती धूप में जुटी हजारों की भीड़। ये प्रवासी श्रमिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब से हैं। यहाँ इस उम्मीद में जुटे कि उन्हें बिहार में उनके घर तक जाने के लिए ट्रेन मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की लाइन लंबी है। सबको पता है कि एक दूसरे के करीब आने से कोरोना संक्रमण हो सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। 2 गज की दूरी है, बहुत जरूरी। हाँ, जरूरी पता है। तो फिर ऐसे पीछे से धक्का दे रहे हैं सर, पीछे से भी धक्का दे रहे हैं। बीमारी क्या, कोई बीमारी है ही नहीं। आप चिपक के खड़े हो तो ये तो बीमारी तो हो ही सकती है, संक्रमण तो हो ही जाएगा। सर क्या करें, मजबूरी है। डर तो नहीं लगता है, पर 4 दिन से खड़ा हूँ, पर पटना के अभी तक टिकट नहीं कटा है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी कई लोगों का बिहार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। ट्रेनें सीमित थी। प्रशासन ने कहा बाकी लोगों को बसों से भेजा जाएगा, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया था, अभी तक मैसेज नहीं आया सर। 1 हफ्ता से हमको दौड़ाया जा रहा है, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। पुलिस वाला हमें गाली देता है, माँ बहन का गाली देता है, पुलिस वाला डंडा मारता है, खाने के लिए भी देता है मगर डंडा भी मारता है। रास्ता में चलते हैं, पैर में छाले पड़ जाते हैं। देह से दूरी बनाए रखने के नियमों की धज्जियां उड़ने का ठीकरा प्रशासन ने मजदूरों पर ही फोड़ दिया। तो आप प्रॉपर गैप रखो, ये गैप लेने के लिए नहीं तैयार हैं, हाथ जोड़ने पे भी वो करने पे मेरे ही ऊपर कूद पड़ रहे हैं। उधर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर परेशान प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। वो किसी भी हाल में अपने राज्यों में, अपने गांवों, कस्बों तक पहुंचना चाहते हैं। ये अजय हैं जो दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में अपने साथियों के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। ठेकेदार ने कोरोना के डर से काम पर नहीं लौटने दिया। ऐसे में वापस झारखंड जाने के अलावा अब उनके पास कोई चारा नहीं। अभी सर जी हम जाना चाहते हैं सर जी, पैसे 1 रुपये नहीं है, तो हम लोग सोचे सर जी पैदल ही जाएं। यूपी के बिजनौर के शोएब अहमदाबाद में एक फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद हुई तो जैसे तैसे महंगा टिकट लेकर विशेष ट्रेन से दिल्ली आ गए। साथ में बेटी भी है जो 12वीं में पढ़ती है। गांव के ही 8 अन्य लोग भी हैं। अब परेशानी यह है कि यहाँ से आगे बिजनौर जाएं तो कैसे। लॉकडाउन में पूरा मार्केट खत्म हो गया, माल बना हुआ भी खराब हो गया और मार्केट में जो पैसा था वो भी डूब गया, किसी ने नहीं दिया ग्राहकों ने। कुछ यही हाल हृदय प्रसाद का भी है। गाजियाबाद की गौर सिटी में मिस्त्री हैं, लेकिन काम बंद है तो कमाई भी बंद।
अब पत्नी बच्चों के साथ वापस छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। ट्रेन नहीं मिली तो पैदल ही निकल पड़े। छत्तीसगढ़ पहले पंजीयन करवाया था मैं, कल के डेट में मैसेज भी आया, 2 बार फोन भी आया। तो फोन वाले बोला कि आप प्रयागराज आ जाओ, प्रयागराज इलाहाबाद। मैं बोला सर मेरे पास तो साधन वाधन नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूँ, इतनी दूर कैसे आ पाऊंगा। तो बोला देखिए भैया ये आपका मजबूर है। उधर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र से निकलने वाले प्रवासियों की तादाद घट ही नहीं रही। मुंबई से सटे ठाणे के 3 हाथ नाका में ऐसे मजदूरों की करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार नजर आई। ये लोग इस उम्मीद में यहाँ लगे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें बसों से उनके राज्य के बॉर्डर तक छोड़ दिया जाएगा। भाई गले से है मुंबई से। कभी यहाँ पे कब से हैं? यहाँ पे 2 बजे रात से। 2 बजे रात से। तो अभी क्या बोला जा रहा है, कहाँ पे लेके जा रहे हैं? अभी बोल रहे से बिहार के बॉर्डर पर छोड़ देंगे। ऐसा ही नजारा भिवंडी कल्याण नाका पर भी दिखा। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब इस उम्मीद में लाइन में लगे हैं कि उन्हें अपने राज्य जाने को बस मिल जाए। हम 3 बजे रात से आए सर। अच्छा 3 बजे से रात से रुके, लेकिन तब भी इतना समय लग रहा है, यानी 12 घंटा लगभग आप लोगों को हो चुका है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे सर, अभी देखना पड़ेगा। आगे लाने के लिए जो है हम लोग जो है सवेरे आ जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि अब तक उसने 11,379 बसें चलाई हैं और करीब 1,41,000 से ज्यादा मजदूरों को सुरक्षित बॉर्डर तक छोड़ दिया है। लेकिन बॉर्डर तक छोड़ने से ही क्या ये जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? वहां से आगे उन्हें किसके भरोसे छोड़ा जा रहा है? साफ है प्रवासी मजदूरों के लिए सरकारों की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में कुछ उम्मीद वो लोग जगाते हैं जो अपनी व्यक्तिगत कोशिशों से ऐसे परेशान लोगों को राहत पहुंचाने में जुटे हैं। भोपाल के विदिशा रोड बाईपास पर 8 मई से कुछ लोग इस काम में जुटे हुए हैं। नाज अजहर हर सुबह 150 से 200 लोगों का खाना बनाती हैं। हमें कुछ लोगों ने पैसे भी दिए जो संस्थाओं की ओर से, फिर उसके बाद में हमें मेडिकल हेल्प और जो भी आवागमन की सुविधा के लिए कुछ लोग मदद कर रहे हैं। 200 लोगों का खाना है, उसमें 2,500 से 3,000 रुपए का खर्चा शुरुआत में आता है। सिर्फ खाना ही नहीं खिलाया जा रहा, इन श्रमिकों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम भी हो रहा है। जिनकी चप्पलें टूट गईं, उन्हें नई चप्पलें दी जा रही हैं। जब से हम लोगों ने ये रोड पर देखा था ना कि लोगों का बहुत बुरा हाल है, मतलब पैदल आ रहे हैं और उनको 13-14 दिन हो गए और कोई बता रहा है 20 दिन हो गए बराबर पैदल चल रहे हैं। तो वो उन बच्चों का मंजर देखकर, क्योंकि कुछ बच्चों के पास चप्पलें भी ना थी, तो हम लोग यहाँ से क्रॉस हुए थे, उस दिन से सर हम चालू हो गए। लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ चुका है। ऐसे में बचे खुचे प्रवासी श्रमिकों का भी लगता है धैर्य टूट गया है। काम नहीं है तो खाने के पैसे कहां से आएंगे? उन्हें अब अपने घर लौटने से रोकने का कोई तर्क नहीं बचता। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।